मैं आपसे बोल रहा था बीपी के केस में, तो बीपी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, बीपी के प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या हो रहा है। बीपी के प्रैक्टिकल एग्जाम में मैं बताऊं आपको, जैसे बीपी दो तरह का होता है, या तो बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाए, मतलब ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा तेज गति से बह रहा हो, है ना, या फिर लो हो जाए। तो उसकी एक सीमा निर्धारित करके रखिए। अधिकतम बीपी जो है वो 120 होता है। इसको अनुशीतलन और अनुकुंचन बोलते हैं। क्या होते हैं अनुशीतलन और अनुकुंचन, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा वेट करना पड़ेगा, 1 साल का वेट करना पड़ेगा, 10th क्लास में आप पढ़ पाओगे कि अनुशीतलन और अनुकुंचन का क्या होता है ना। तो वो ब्लड प्रेशर के बारे में उसमें आएगा, उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपको, अभी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दो तरह का होता है, लेकिन हाँ वो देख सकते हैं आप। तो मतलब अभी के लिए कंडीशन ये प्रैक्टिकली समझो, अगर किसी को बीपी ज्यादा हो जाता है यदि घर में, तो बीपी अगर ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर टेबलेट चालू कर देता है। वो टेबलेट आपको लगातार लेना पड़ती है, तो बीपी कंट्रोल वे में रहता है। यदि आप टेबलेट नहीं लेंगे तो उस केस में भी आपको जो है वो चक्कर आ जाएंगे, आप जो है वो आपको घबराहट होने लगेगी, और आप जो है वो बहुत ज्यादा घबरा जाओगे बीपी हाई होने की कंडीशन में, है ना। तो वो कई बार ऐसा होगा आपके साथ, ऐसा कॉमन हो चुका है आजकल, बीपी की बीमारी और डायबिटीज दोनों में जो है वो, जब कोई व्यक्ति जो है घबराने लगे, या फिर उसको जो है वो आंखें ऊपर चढ़ा ले, आंखें ऊपर चढ़ाने मतलब ऊपर देखने लगना, और ऐसे मतलब अचेत हो जाना, बेहोश हो जाना जिसको बोलते हैं, तो चांसेस है वहां पर जो है वो बीपी हाई हो गया हो उनका। तो बीपी हाई में ऐसा होता है। इसके बाद बीपी लो की कंडीशन बता दूं, जिसको जो मेरे को भी हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ। बीपी लो की कंडीशन में क्या होता है, यदि आप कोई ऐसी कंडीशन में होंगे जहाँ नसें खिंचाव के तौर पे, जैसे यदि आप उकड़ू होकर बैठे होंगे, उदाहरण के लिए अगर आप टॉयलेट सीट पे बैठे हुए हैं, तो आप उकड़ी बैठे हुए होंगे, आपकी नसें टाइट होंगी, और जैसे ही आप उठेंगे तो आपका बीपी अगर लो हुआ, उस कंडीशन में जो है वो आपको चक्कर आ सकते हैं। इस कंडीशन में आपको चक्कर लगा सकते हैं, मतलब आपकी ब्रेन तक जो है वो ब्लड पहुंच नहीं पाता, उसका प्रेशर इतना है ही नहीं कि वो ब्रेन तक पहुंच पाए, मस्तिष्क तक पहुंच पाए, मस्तिष्क कंट्रोल नहीं हो पाता और आपके आगे अंधेरा छा जाता है ना। आपको जो है वो वोमिट जैसी इच्छा होगी, उल्टी जैसी इच्छा होगी, हो सकता है उल्टी हो भी जाए। तो ऐसा होता है बीपी लो में, है ना। और बीपी लो के लिए कोई दवाई नहीं है, ना कोई टेबलेट बनी हुई है। बस वो क्या कर सकते हैं, बीपी लो में थोड़ी देर देखा जाता है, आपको ग्लूकोज वगैरह लगा सकते हैं अगर ज्यादा इमरजेंसी हुई तो। बाकी बीपी लो का कोई इलाज नहीं है। हाँ, घर में आप कुछ चीजें कर सकते हो, जैसे अगर किसी का बीपी लो होता है, आपको पहले से पता है कि बीपी लो होता है इनका, और पहली बात तो पता होना चाहिए बीपी लो हो रहा है कि हाई। नहीं तो अगर आप उल्टे सीधे काम करोगे तो किसी की जान भी जा सकती है। तो डेंजरस चीजें हैं, सब चीजें ना, पहले पता होना चाहिए। तो किसी का अगर बीपी लो हो रहा है, मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग बार नॉलेज केवल इसलिए दे रहा हूँ कि आप थोड़े से जब बड़े हो जाओगे, थोड़े से बड़े हो जाओगे, तो इन सब चीजों को जो है वो आसानी से समझने लगोगे कि ये चीजें इस कारण से हो रही हैं, ये चीजें इस कारण से हो रही हैं, और हम थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर आप इसको और ज्यादा जानने की कोशिश करोगे जब आपके साथ होगा तो, है ना। तो मेरा काम केवल इन चीजों के बारे में आपका इंटरेस्ट जगाना है, तो मैं वो इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। बाकी आपको इन सब चीजों पे जो है प्रैक्टिकल नहीं करना है। आपको कोई कोई घर में अगर कोई कंडीशन आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास ही ले आना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है ना। यदि हम डॉक्टर बनेंगे तो फिर वो उस पर जो डॉक्टर है वो क्या करेंगे, है ना। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ही ले जाना है, खुद से कुछ नहीं करना है। हाँ, आप ये समझ सकते हो प्रैक्टिकल चीज से कि ये चीज हुई है, यदि आज आगे ना हो तो इसके कारण, किस कारण से हुई वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बीपी लो में ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होता है बीपी लो वाले कंडीशन में, जैसे मुझे होता है, जब आप सोकर उठे और सोकर उठ के जैसे जमीन पे पैर रखा एकदम से आपने चलने के लिए, तो आपका पैर जो है वो सदा ही नहीं, आप जो है वो लड़खड़ा गए मतलब गिरने के तौर पर हुए। क्यों? क्योंकि जो है वो बीपी कम होने के कारण से खून जो है वो मस्तिष्क नहीं जाता है, तो मस्तिष्क तक नहीं जाता, तो हो सकता है आपका एक हाथ ना उठे, हो सकता है एक टांग रह जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो बीपी की कंडीशन में ऐसा होता है। ये मैंने आपको बीपी कंडीशन बता दी। अब वापस बुक पर आते हैं और बात करते हैं कि ये जो संचारी रोग हैं वो किस किस माध्यम से फैल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है, व्यक्तिगत संपर्क। कशिश का क्वेश्चन है, फिर से चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो, हाँ कशिश अनम्यूट करो कशिश, बोलो। बीपी हाई में भैया कॉफी क्यों पिलाते हैं? बीपी हाई में नहीं पिलाते हैं बेटा, कभी मत पिलाना, क्योंकि बीपी हाई में अगर कॉफी पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बीपी हाई में आप कुछ नहीं कर सकते हो। बीपी हाई में टेबलेट खा सकते हो आप, घरेलू चीज, कुछ भी इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है जब बीपी हाई होता है, तो ध्यान रखें। बीपी लो होता है तब आपको कॉफी पिला सकते हो आप, है ना। बीपी जब लो होगा तो कॉफी भी पिला सकते हो, और नमक और पानी का मिक्सचर यानी कि ओआरएस भी दे सकते हो व्यक्ति को। यदि बीपी हाई होता है तो मेरी बात ध्यान रखिए, बीपी हाई होने का घरेलू कोई इलाज नहीं है, और आपको नहीं करना चाहिए कोई इलाज।
यकीन मानिए मेरा एक्सपीरियंस से नहीं है बीपी हाई का कोई इलाज, है ना। अगर बीपी हाई में आपने कॉफी पिला दी तो बीपी और बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। तो बीपी हाई में कॉफी नहीं पिलाई जाती है। बीपी जब लो होता है, कम हो जाता है, तब आप बिल्कुल कॉफी दे सकते हो, नमक का पानी दे सकते हो, नमक शक्कर का पानी दे सकते हो, शक्कर का पानी दे सकते हो, या कोई फ्रूट जूस दे सकते हो किसी फ्रूट का, है ना। कभी भी बीपी हाई में घरेलू उपचार मत करना, नहीं है बेटा कोई उपचार। अगर कोई बोल रहा है ना, उसको मान लेना, उसकी सुन लेना, लेकिन उसका यकीन मत करना, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बीपी हाई में घरेलू उपचार कोई काम नहीं करता है, बीपी लो में बिल्कुल करता है। मैंने बताया आपको, कॉफी और नमक का पानी जो है वो बीपी लो में बिल्कुल काम करेगा। तो इस बात को ध्यान रखें आप, है ना। बीपी लो में कर सकते हो आप घरेलू उपचार, बीपी हाई में इंजेक्शन और दवाई के बिना काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात। इसके बाद देखो, ये रोग जो है वो सामान्य रोग के फैलने के तरीके क्या है। पहला तो दिया हुआ व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क जो है वो हैंड शेकिंग भी हो सकता है, अगर हम हाथ मिलाते हैं तो हो सकता है। किसिंग कल्चर जो चल पड़ा है, किसिंग कल्चर में जो है वो भी रोग फैल सकते हैं। आपने देखा होगा किसिंग कल्चर कपल के बीच तो कॉमन सी वो वाली बात है, ठीक है, वो तो चलता है। लेकिन आजकल जो है वो किसिंग कल्चर कैसा, जैसे मान लो उदाहरण के लिए बच्चा घर से जा रहा है, तो मम्मी या दादी को जो है वो किसिंग करने का फैशन चला है ना। यदि जा रहे होंगे मम्मी जो अपने लाड़ से प्यार प्यार मतलब पप्पी लेने का कल्चर चल रहा है ना। बच्चा जा रहा होगा, अगर स्कूल ही जा रहा होगा, तो मम्मी जो है पप्पी लेके छोड़ेगी, किस या तो फोरहेड पर करेंगी या चिक पर करेंगी, किस करके छोड़ती है। या फिर कभी आपने न्यू बॉर्न को भी देखा, छोटे बच्चों को भी देखा होगा, बच्चे प्यार में कोई उसको खिलाता है प्यार से, तो क्या कर लेता है, किस्सी कर लेता है, मतलब उसको चुप्पी मतलब पप्पी ले लेता है। उस कंडीशन में भी बच्चों को बहुत हद तक चांसेस रहते हैं कि रोग फैलने के। और छोटे बच्चों के साथ खास तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो किसिंग कल्चर या पप्पी पप्पी लेने को जो है वो अच्छा माने, वो गलत होता है। उसकी वजह से जो है वो रोग फैल सकते हैं। संचारी रोग जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं। और जैसा कि हाथ मिलाना तो आप सभी जानते हो, हाथ मिलाना अभी जो है वो कोरोना के कारण से पूरी दुनिया जो है वो नमस्ते पे आ गई, भारतीय कल्चर को अपनाने लगी है, तो वो हमारे लिए खैर अच्छा भी है ना। तो उसके कारण से फैलता है। उसके अलावा कौन कौन से, छींकने से, है ना, वायु के द्वारा फैल सकता है। यदि हम छींकते हैं तो उसके उसके कारण से कण क्या है, दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। उसके बाद परोक्ष रूप से, यदि मैंने टॉवल छुई या फिर मग्गा छुआ या घर में कप बर्तन वगैरह छुए और वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति ने छू लिए, तो उससे भी फैल सकता है। तो उसके बाद मच्छर और भोजन के द्वारा भी, मच्छर जो है उसके द्वारा भी फैल सकता है, मच्छरों के द्वारा, भोजन द्वारा भी फैल सकता है। कई बार हम घर में जो है वो लाड़ प्यार में ज्यादा आ जाते हैं और एक एक दूसरे के साथ खाना खा रहे होते हैं, यदि एक दूसरे के बर्तन में खा रहे होते हैं या फिर जूठे गिलास में पानी पी रहे होते हैं। जूठे गिलास हमारे घर में अगर कल्चर ऐसा है कि जूठा गिलास का कोई माना नहीं जाता है, हम जो है वो किसी का भी जूठे गिलास से पी लेते हैं पानी। उस कंडीशन में भी आपको जो है वो बीमारी एक दूसरे से फैल सकती है। तो घरों में भी आपको जो है वो कोशिश करना चाहिए, एक दूसरे के साथ जूठे बर्तन नहीं करना चाहिए, जूठे बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। बर्तन धो लो, उसके बाद बर्तन यूज करो, तो रोग फैलने की संभावना कम हो जाती है। ये आपको करना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो है वो रेबीज संक्रमित कोई जानवर है यदि, और वो जानवर किसी रोग से संक्रमित है, और वो रोग जो है वो अगर वो आपको काट लेता है, तो उसके कारण से वो रोग आपको भी फैल सकता है। इतने सारे रीजन है जिनके कारण से रोग जो है वो संचारी रोग जो है वो फैल सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अंग विशिष्ट या ऊतक ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर ये कहाँ जाते हैं। सूक्ष्मजीव की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान अंग ऊतक आदि हैं जहाँ ये सूक्ष्मजीव जा सकते हैं। क्या सूक्ष्मजीव सभी एक ही अंग अथवा ऊतक में जाते हैं? तो नहीं, जाहिर सी बात है, जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो अलग अलग शरीर के अंगों में जा रहे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो टीबी का सूक्ष्मजीव होगा, जिससे टीबी हो रही है, तो वो फेफड़ों में जाकर फेफड़ों में चला जाता है। कोरोना अभी जो मेन चल रहा है, कोरोना कहाँ जाता है? कोरोना सांस के द्वारा जो है फेफड़ों में जाता है। फेफड़े ही संक्रमित हो रहे हैं सबसे ज्यादा। कोरोना में अगर कोई अंग खराब हो रहा है तो वो फेफड़ों में ही हो रहा है। फेफड़ों से जुड़ा हुआ एक और रोग है निमोनिया, जिसको बोलते हैं। तो निमोनिया में क्या होता है, आपके फेफड़े जो है उसमें संक्रमण हो जाता है, उसमें जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, और आपको जो है वो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। आपने निमोनिया का नाम सुना होगा, है ना, पहले भी, इससे पहले। तो स्टार्टिंग में कोरोना को पहले निमोनिया ही समझा जा रहा था, लेकिन फिर चाइना में जब ज्यादा लोग मरने लगे तो वहां के डॉक्टर ने बोला नहीं, ये निमोनिया नहीं है, ये निमोनिया से हटकर कोई रोग है और किसी दूसरे कारण से हो रहा है। तब जाके वहां के डॉक्टर कंक्लूड कर पाए कि ये निमोनिया नहीं है, कोविड-19 है, नई बीमारी है। उसके बाद लोग सजग हुए। तो 1 महीने तक तो यही पता नहीं चला कि रोग निमोनिया है या फिर कुछ और है ना। तो जाहिर सी बात है, हर एक सूक्ष्मजीव जो है वो अलग अलग अंगों में जाते हैं शरीर के।
ये स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, अथवा ये यकृत में ही जाएंगे, जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया के कारण है। जो पीलिया के कारण, पीलिया किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यदि तो वो जो हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो है वो यकृत में ही जाएंगे। पीलिया में आपका लीवर खराब होता है, लीवर को यकृत ही बोलते हैं, है ना। तो हर एक रोग के जो विशेष सूक्ष्म जीव है वो विशेष अंगों को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है। HIV वायरस जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका ग्रंथियों द्वारा फैलता है ना। लसिका ग्रंथि क्या होती है? अभी ये समझ लो कि ब्लड ब्लड जैसी ही चीज है कुछ, है ना। बाद में कभी अगले साल जो है लसिका के बारे में भी थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। अभी इसको इम्पोर्टेंट नहीं है लसिका जानना, अभी एक पूरा टॉपिक लग जाएगा अगर लसिका समझाऊंगा तो। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जो मच्छर के कारण शरीर प्रवेश करते हैं वो यकृत में जाते हैं। उसके बाद लाल रुधिर कोशिका में आते हैं। मतलब हमेशा ऐसा नहीं है। उसके उसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के कारण शरीर में पहुंचता है, लेकिन ये मस्तिष्क को संक्रमित करता है। बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं कि हमेशा जरूरी नहीं है कोई बीमारी का जो सूक्ष्म जीव आया है, जिस अंग के थ्रू आया है वो उसी अंग को प्रभावित करे। जैसे कोरोना वायरस नाक के थ्रू आया है तो फेफड़े श्वसन तंत्र को प्रभावित करे, ऐसा हर रोग के केस में नहीं होगा। कोरोना के केस में हो रहा है, हर रोग के केस में नहीं होगा। कई रोग जो है वो जैसे मच्छर काटने से जापानी बुखार पड़ रहा है तो उसका वायरस जो है वो दिमाग में जा रहा है, दिमाग को असर कर रहा है ना। तो हर वायरस ऐसा नहीं है कि जिस अंग से गया उसी अंग को प्रभावित करे, वो दूसरे अंग को भी प्रभावित कर सकता है। ये आपसे बोलना चाह रहे हैं वो इस टॉपिक में। इसके बाद ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जाहिर सी बात है आप पढ़ लेंगे। हाँ, संक्रामक रोगों को ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक वही बात, हमारी बॉडी का जो है वो इम्यून सिस्टम, जिसके अंतर्गत क्या आती है? श्वेत रक्त कणिकाएं आती हैं। वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी में जैसे ही सूक्ष्म जीव आता है, और वो जो है वो सूक्ष्म जीव पर हमला कर देती हैं और उसको खा लेती हैं, मार देती हैं, जिसके कारण से हमारी बॉडी जो है वो, हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ मामलों में एड्स के बारे में दिया हुआ है, ये आपको समझा चुका हूँ मैं, है ना। एड्स में क्या होता है? एड्स में यही होता है, इम्यून अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है और जो है वो हमारी जो है वो बीमारी से, बहुत सारी बीमारियां हमको घेर लेती हैं। इसके बाद जो है वो उपचार के नियम आएगा। आपका प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में आपको समझा दिया है मैंने। प्रतिरक्षी तंत्र क्या होता है, प्रतिरक्षी तंत्र में श्वेत रक्त कणिकाएं कैसे काम कर रही होती हैं, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं आपको थोड़ा जीके के बारे में बताने वाला हूँ कि फंगस क्या होती है और किस तरह की फंगस कितने प्रकार की होती है। फंजाई, 2 मिनट दीजिए, मुझे वीडियो सर्च करने दीजिए। और इसके आगे का चैप्टर अपन कल देखेंगे, जाहिर सी बात है। आज के लिए अपन एक वीडियो देख के खत्म करेंगे। मुझे वो वीडियो मिल नहीं रहा।
चलो जब तक अपन दूसरा ही वीडियो देख लेते हैं। ये वाला वीडियो मैंने हालांकि देखा नहीं, आपको बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि जो फंजाई होती है, जो फंगस होती है, वो कई तरह की होती है। हमारे काम की भी फंजाई रहती है कई बार, कई फंगस हम खाते भी हैं, है ना। उसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो है। मुझे अपनी पिक्चर लगाना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो है वो वीडियो फिर जो एक एक फंजाई होता है, एक फंगस होती है जिसको ईस्ट बोलते हैं। वो ईस्ट जो है वो ब्रेड बनाने में काम आता है, और उसी ईस्ट का यूज जो है वो कई जगह पर शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। और ईस्ट बहुत यूजफुल है। आप यकीन आप आपने कई बार मम्मी को घर में अगर डोसा या इडली बनाते हुए देखा होगा, तो उसमें देखा होगा मम्मी आटा जो है वो सड़ा रही होती है ना। वहां पर ईस्ट ही काम कर रहा होता है, वो ईस्ट की प्रोसेस ही रहती है, फंगस ही हो रहता है जिसको हम खा रहे होते हैं, है ना। तो कई प्रकार का फंगस होता है जो कि हम खाने में यूज कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो ब्रेड पर, ये देखो, ये इन्होंने कई दिनों तक अगर रखे रहेंगे ब्रेड, तो कुछ ऐसी परत जम जाएगी, हरी हरी परत आपको दिखाई दे रही है, ये फंगस है ना। और ये हमारे लिए जो है वो हानिकारक है, इसको हम नहीं खा सकते। अगर ये हम खा लेंगे यदि, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह, और ये जो है इसमें जो है वो हम खाकर जो है वो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, हमारी तबीयत खराब होने वाली पक्की बात है। मुझे वाला वीडियो पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि वो मैंने सेव किया था। तो जो अपने आपने चीज के नाम सुना, चीज, चीज के बारे में भी सुना होगा। चीज में भी फंगस अगर लग जाती है तो वो खराब नहीं होता, चीज भी फंगस के कारण ही बन रहा होता है। हाँ ये है ना, इसको मोल्ड बोलते हैं। ये वाले वीडियो की बात कर रहा था मैं, चीजों पे फंगस कैसे लग जाती है ना, मोल्ड जिसको बोलते हैं। जाहिर सी बात है, ये देखो फलों पे भी लग रही है, ये फंगस ही है, देखो आप ध्यान से। दीवारों पे भी लग जाती है, बिल्कुल देखा है आपने, दीवारों पे लगती हुई, पेड़ों पे भी लग जाती है, पेड़ों पे भी देखा आपने व्हाइट कलर की। ये बदबू बहुत भयंकर आती है, ऐसी दिखती है कुछ पास से फंगस, है ना। ये फंगस जो है वो कई प्रकार की, ये देखो इस प्रकार की दिखती है ना। इस वीडियो की बात कर रहा था मैं, ये फंगस है। अगर हम खा लें यदि फंगस, तो क्या होने वाला है वो ये बता रहे हैं, है ना। यदि हम खा लेंगे तो हमारी बॉडी पे क्या असर होगा इसका, ये बताने वाले हैं वो। और क्या इसी खाने में सच में अच्छी लगेगी, खाने में कैसी क्या लगेगी, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये एक चैनल का नाम है व्हाट इफ, आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, बहुत अच्छा चैनल है। यहाँ पर बोल रहे हैं लगभग 3 लाख प्रकार की फंगस पाई जाती है, अलग अलग तरीकों से, है ना। तो वो इचिंग भी करा सकती है हमको, जाहिर सी बात है, हमको जो है वो उससे खुजली मचती है ना, जो खुजान हो जाती है जो बॉडी में, है ना, इचिंग के कारण भी होता है वो। हाँ, और वो चीज के फॉर्म में भी हो सकती है। और एक फंगस ऐसी होती है जो मार भी सकती है आपको, जिंदा मार सकती है ना। जिंदा मतलब आप, जाहिर सी बात है, मार सकती है। चीज पे भी लग रही होती है, जाहिर सी बात है, खाने पे भी लग जाती है, तो हम कई खाने तो फेंक देते हैं लेकिन चीज को खा लेते हैं, चीज पे फंगस अच्छी मानी जाती है। और कई जो है वो माइक्रोस्कोपिक फंगाई जो है वो हमारे आसपास पाई जाती है, एनिमल्स पे भी पाई जाती है, ब्रीडिंग में भी पाई जाती है, और अलग अलग दिखने में भी अलग अलग होती है, अलग अलग, जैसे थ्रेड के आकार की होती है, ऊपर ऐसे दाने दाने जैसे होते हैं, है ना, इस प्रकार की होती है। ये पास से दिखा रहे हैं आपको फंगस, ये ऊपर ऐसा गोल गोल ऐसे वो होते हैं बंच, और एक लंबा थ्रेड जैसा होता है। तो कई बार हर जगह कहीं पर भी लग जाती है वो, क्या होगा यदि हम खा लेंगे तो, है ना, वो पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको।
तो यहाँ पर वो उसको समझाने वाले हैं कि क्या होगा यदि आप फंगस खा लोगे तो। ये अ, अगर आपसे ये बोल रहे हैं वो, यदि आपको कोई सॉफ्ट फूड पर अगर फंगस लग जाती है, जैसे टमाटर हो गया, दही हो गया, या फिर कोई लिक्विड हो गया, अगर सॉफ्ट फूड पर फंगस लग जाती है तो उसे आपको नहीं खाना है। सॉफ्ट फूड समझते हो, मुलायम, जैसे कोई लिक्विड हो गया या फिर कोई फ्रेश सब्जी हो गई, अगर इन पर फंगस लग जाती है तो आपको नहीं खाना है ना। और यदि वही चीज कोई हार्ड चीज पे होती है, जैसे चीज, ये चीज रखा हुआ है ना, गाजर हो गई, ये मीट के लिए मीट बॉल्स रखी हुई हैं, अगर इन पर फंगस लगती है तो इनको हटाकर आप बिल्कुल खा सकते हो, बेझिझक खा सकते हो, है ना। तो जो चीज हार्ड है उस पर फंगस लगती है तो आप उसको हटा के खा सकते हो, लेकिन सॉफ्ट पे नहीं खा सकते हो। और आप अभी तक जो है वो खाते हुए भी आ रहे हो, कुछ जो फंगस वाला फूड होता है, जो फंगस से बन रहा होता है, उसको हम खा रहे होते हैं। जैसे हमारे देसी खाने में जो है वो डोसा जो रहता है वो बिल्कुल रहता है। ये बता रहे हैं किस प्रकार असर करता है, ये हमारे पेट में किस प्रकार जाता है, और पेट के कारण से आपको पेट फूड पॉइजनिंग हो सकती है अगर आप फंगस खा लेते हो, और इवन आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आपकी फंगस ज्यादा मात्रा में चली जाती है आपकी बॉडी में, है ना। तो ये बेसिकली ये डीप में बता रहे हैं आपसे कि फंगस किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, किस प्रकार से काम करती है। तो कुछ जो है वो फंगस जो है वो डेंजरस होती है हमारी बॉडी के लिए, और कुछ फंगस जो है वो अच्छी होती है, उसको हम जो है वो खा रहे होते हैं। और गाइड उन्होंने ट्रिक ये बता दिया आपको, तरीका ये बता दिया कि कौन सी फंगस हम खा सकते हैं, कौन सी नहीं खा सकते। तो जो सॉफ्ट चीजों पे लगती है उस फंगस को हमें नहीं खाना चाहिए, वो फंगस हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है, वो हमारा पाचन तंत्र बिगाड़ सकती है, इवन हमारे इम्यून सिस्टम पे फर्क डाल सकती है, जिसके कारण से उसको खाना जो है वो हानिकारक है, हमको नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ फंगस खा सकते हैं, जैसे चीज पर अगर फंगस लग गई है तो आप उस फंजाई को हटाकर या फंगस को अलग कर कर आप उसे खा सकते हैं, और वो जो है वो कई फंगस जो है हमारे लिए पौष्टिक भी, जैसे ईस्ट जो है वो फंगस की तरह काम करती है, और वो हमारे लिए पौष्टिक भी है, और हम जो है वो इडली डोसा वगैरह अगर खा रहे होते हैं तो उसमें खा रहे होते हैं ईस्ट, और कई मात्रा में कई बार जो है वो शराब में भी बनाई जाती है। ये थी कहानी ईस्ट की। आई होप इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।